हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अपने जो हमारे सीरीज चल रही है इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑन फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उसको ही हम आगे बढ़ाते हैं। 50 क्वेश्चंस हम अब तक कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 51। द लाइन्स सी वॉज ए वर्ती वुमेन ऑल हिर live houseboats at Carrick door she headed 5 are an example of। ये किसका एग्जाम्पल है? ब्लैंक वर्स का, क्लेरी हु, हीरोइक कॉपलेट या फ्री वर्स। तो इसका सही आंसर होगा हीरोइक कॉपलेट। हु अमंग द फॉलोइंग राइटर डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप द यूनिवर्सिटी विट। यूनिवर्सिटी विट में निम्न में से कौन सा राइटर बिलोंग नहीं करता? तो यूनिवर्सिटी विट जो है एक ग्रुप रहा है 16th सेंचुरी के इंग्लिश प्ले राइट्स का, हु वर एजुकेटेड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज। या तो उन्होंने ऑक्सफोर्ड से एजुकेशन ली है या फिर कैम्ब्रिज से ली है। और इसमें जो है मतलब जो पॉपुलर राइटर्स रहे हैं वो मार्लो रहे हैं, क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस नैश और रॉबर्ट ग्रीन जो है ये रहे हैं। जो इनमें से नहीं था वो कौन था? वैसे तो जो इनमें से चारों दिए गए हैं ये चारों ही थे, लेकिन जो थॉमस किड थे उन्होंने कोई भी यूनिवर्सिटी से एजुकेशन नहीं ली थी, ना तो यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज से ना ही ऑक्सफोर्ड से। तो हालांकि उसका नाम जो है यूनिवर्सिटी विट में आता है, लेकिन कभी कभी उसको यूनिवर्सिटी विट में नहीं भी रखते हैं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर थॉमस किड होगा, क्योंकि जॉन लिली, जॉर्ज पीली और थॉमस नैश ये तो यूनिवर्सिटी विट में थे ही। एक कर्टल सनेट कंसिस्ट ऑफ। जो कर्टल सनेट है उसमें कितनी लाइंस होती है? तो कर्टल सनेट जो है एक फॉर्म है जिसे कि हॉपकिंस ने इन्वेंट किया था। और वैसे तो जो है इसमें 10.5 लाइंस होती है, लेकिन 11 लाइंस के मतलब ये करीब होती है, तो 11 लाइंस आप इसको कह सकते हो। 11 लाइंस और 10 लाइंस सॉनेट हम इसको कह सकते हैं। द टर्म इगोस्टिकल ईगोटिस्टिकल सबलाइम वाज कॉइन बाय। ईगोटिस्टिकल सबलाइम किसने कॉइन की थी? तो ये जॉन कीट्स ने कॉइन की थी। और जॉन कीट्स ने जो है इसको एक लेटर में लिखा था, जब उन्होंने अपने भाई को एक लेटर लिखा था, रिचर्ड वुडहाउस को। नेक्स्ट, वेयर एज सर थॉमस व्याट अडेप्टेड पेट्रार्क एंड पेट्रार्कनिज्म टू इंग्लैंड साउंड्स एंड मीटर्स, सरेज वर्स टेंड्स टू लुक बैक बियॉन्ड पेट्रार्क टू द। जहाँ सर थॉमस व्याट की अगर हम बात करें तो उन्होंने अडेप्ट किया था पेट्रार्क और पेट्रार्कनिज्म को। और सरे का जो वर्स रहा है टेंड्स टू लुक बैक बियॉन्ड पेट्रार्क टू द, मतलब पेट्रार्क से भी बियॉन्ड उनका जो टेंड रहा है, तो वो कहाँ तक? फ्रेंच वर्स, इटालियन वर्स, लैटिन वर्स या स्पेनिश वर्स? तो डेट वाज लैटिन वर्स। द टर्म प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इज कॉइन्ड बाय। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो है ये टर्म किसने कॉइन की थी? तो ये जो टर्म है ये कॉइन की थी आई ए रिचार्ड्स ने। आई ए रिचार्ड्स एक इंग्लिश एजुकेटर, लिटरेरी क्रिटिक रहे हैं और हुज वर्क कंट्रीब्यूटेड टू द फाउंडेशन ऑफ द न्यू क्रिटिसिज्म। उन्होंने एक बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, और जिसमें उन्होंने ये फ्राज, ये टर्म दी थी। ए स्पेंसियन स्टेंजास हैज। जो स्पेंसियन स्टेंजा होता है उसमें कितने जो है आयम्बिक पेंटामीटर्स होते हैं? तो उसमें 8 आयम्बिक पेंटामीटर्स होते हैं। 8 आयम्बिक पेंटामीटर्स होते हैं और एक फाइनल अलेक्जेंड्राइन होता है। होमोनिम्स आर वर्ड्स दैट होमोनिम्स कौन से वर्ड्स होते हैं? प्रोनाउंस डिफरेंटली but have the same meaning, refer to both the male and female of the human species, are spelled similarly but have different meanings, refer to people who live in house with similar structures। तो ये जो है अभी हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था लिटरेरी टर्म्स में। तो होमोनिम्स जो होते हैं उनकी स्पेलिंग तो जो है बिल्कुल सिमिलर होगी, लेकिन डिफरेंट मीनिंग्स होंगे, मीनिंग जो है उनके डिफरेंट होंगे। नेक्स्ट, मिस्ट्री एंड मिरेकल प्लेस इन इंग्लैंड वर बेस्ड ऑन। मिस्ट्री और मिरेकल प्लेस जो है लिखे गए थे वो किस पर बेस्ड थे? तो वो बिब्लिकल स्टोरीज पर बेस्ड थे। द टर्म वुमेनिज्म वाज फर्स्ट यूज बाय। वुमेनिज्म टर्म जो है सबसे पहले किसने यूज की थी? तो एलिस वॉकर ने।
एलिस वॉकर ने जो जब ये टर्म यूज़ की थी, ये उन्होंने अपनी शॉर्ट स्टोरी कमिंग अपार्ट में की थी। 1979 को ये आई थी। प्लेगेरिज्म, प्लेगेरिज्म तो हमें पता ही है, एक मतलब एक तरह से चोरी is a well-known word and concept in academic circles. The word plagiarious in Latin, however, meant प्लेगियरिज्म मतलब किसी की लिटरेचर कोई किसी का मतलब लिटरेरी जो वर्क है उसको अपना नाम दे देना, तो डेट इज कॉल्ड प्लेगरिज्म। लेकिन ये प्लेगरिज्म जो है लैटिन वर्ड प्लेगेरियस से आया है, तो प्लेगेरियस का मतलब क्या होगा? प्लेगेरियस का मतलब होगा ए टॉर्चर, ए प्लंडर। तो प्लेगेरिज्म का मतलब जो लैटिन में अगर हम देखें तो वो किडनैपर होता है, जो किडनैप कर लेता है, सेड्यूसर या फिर प्लंडर होता है। तो वैसे तो जो है ये सभी मतलब सही है, ट्रिकस्टर, चीट, क्वैक, स्विंडलर, लोफर, लो, टॉर्चर, प्लंडर सभी सही है। लेकिन उन्होंने कहा है कि अकॉर्डिंग टू यूजीसी इफ वन इज टू बी चूजन देन ऑप्शन डी शुड बी मोस्ट करेक्ट। केवल मतलब अगर हमें इनमें से एक ही चूज करना है तो यूजीसी के अकॉर्डिंग डी सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर टर्म टू डिस्क्राइब आर्ट फॉर आर्ट सेक? आर्ट फॉर आर्ट सेक जो है एस्थेटिज्म को हम कहते हैं, अनदर टर्म है एस्थेटिज्म की। एस्थेटिज्म जो 19th सेंचुरी का एक स्लोगन था और फिलोसफी को वो एक्सप्रेस करता था। नेक्स्ट, रोमेंटिसिज्म वाज लाइब्रेरिज्म इन लिटरेचर, हु सेड दिस? रोमेंटिसिज्म जो है लिटरेचर की लाइब्रेरिज्म है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था विक्टर ह्यूगो ने। विक्टर ह्यूगो ने रोमेंटिसिज्म को लाइब्रेरिज्म इन लिटरेचर कहा है। ये एक फ्रेंच पोइट, नोवेलिस्ट और ड्रामेटिस्ट थे। द एरर ऑफ एवेल्यूएटिंग ए पोएम बाय द इमोशनल इफेक्ट्स अपॉन द रीडर इज नोन एज। जब किसी पोएम को एवेल्यूएट करते हैं हम, किसी पोएम के बारे में मतलब एक तरह से निर्णय में पहुंच जाते हैं कि ये पोएम अच्छी है या नहीं है, लेकिन किसके बेस पर? इमोशनल इफेक्ट के बेस पर, रीडर के इमोशनल इफेक्ट के बेस पर। तो उसे क्या कहा जाता है? तो वो होती है अफेक्टिव फैलेसी। अफेक्टिव फैलेसी इसका मतलब ये होता है कि जब कोई पोएम पढ़ रहा है, कोई भी जो है रीडर पोएम पढ़ रहा है, लेकिन उसका उस वक्त क्या इमोशंस उसके अंदर चल रहे हैं, उसकी जो मेंटली सिचुएशंस क्या है, वो मेंटली जो है किस तरह की क्या फील कर रहा है, वो खुश है, वो दुखी है, क्योंकि हम जिस मूड में होते हैं हमें उसी तरह की पोएम्स पसंद आएंगी। तो अगर हम उसके बेस पर जज करें कि ये पोएम सही है या नहीं है, तो ये होती है अफेक्टिव फैलेसी। क्योंकि सबके मूड अलग अलग होंगे, हो सकता है किसी को कोई पसंद आए, किसी को कुछ और पसंद आए, तो ये अफेक्टिव फैलेसी कहलाती है कि वो रीडर के मूड को किस तरह से अफेक्ट कर रही है। क्वेश्चन 65, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स ऑफ राइटर इज नॉट इंक्लूडेड इन कुकनी स्कूल? कुकनी स्कूल में निम्न में से कौन सा राइटर इंक्लूडेड नहीं है? कुकनी स्कूल ऑफ पोएट्री ये एक टर्म थी, एक फ्राज था, और ये एक ग्रुप था पोइट्स का, एसिस्ट का, राइटिंग इन इंग्लैंड इन द सेकेंड एंड 3 डिकेड्स ऑफ द 19th सेंचुरी। ये जो टर्म आई थी ये ब्लैकवुड मैगजीन्स में आई थी 1817 में, और इसमें जो है जॉन कीट्स भी थे, हैजलिट भी थे, ली हंट भी थे, कॉलेज इसमें नहीं थे। हु ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट इन्वेंट द टर्म स्प्रंग रिदम? स्प्रंग रिदम निम्न में से किसने जो है इन्वेंट की है? तो स्प्रंग रिदम एक पोएटिकल रिदम है और इसको जो है जी.एम. हॉपकिंस ने इन्वेंट किया है। ऑफ द फॉलोइंग इंडियन राइटर्स राइटिंग इन इंग्लिश हु डज नॉट बिलोंग टू इंडियन डायस्पोरा? इनमें से कौन सा इंडियन राइटर है जिन्होंने इंग्लिश में लिखा है लेकिन वो इंडियन डायस्पोरा से बिलोंग नहीं करता? तो डेट इज वी.एस. नेपोल। सर विद्याधर सूरज प्रसाद नेपोल इनका पूरा नाम है। 1932 में इनका जन्म हुआ था। एक नोबेल प्राइज विनिंग ब्रिटिश राइटर रहे हैं, जो कि ट्रिनिडेड में इनका जन्म हुआ था। और इनको जो है अपने कॉमिक अर्ली नॉवेल सेट के लिए जाना जाता है, और इन्होंने जो है ऑटोबायोग्राफिकल क्रॉनिकल्स भी लिखे थे लाइफ और ट्रेवल्स पर। A poem in which a single speaker at a critical moment addresses author whose presence is implied in what the speaker says is। ये क्या है? जिसमें एक पोएम ऐसी जिसमें केवल एक जो सिंगल स्पीकर है वही बोलता रहता है, और मतलब वो किसी दूसरे को एड्रेस कर रहा है,
उस मतलब ऐसा लगता है कि हाँ कोई दूसरा भी वहाँ पर प्रेजेंट है जो उसको वो बता रहा है, हालांकि वो जो दूसरा है वो कुछ नहीं बोलता, वो सिर्फ सुनता है। और तो वो चीज़ क्या है, वो कौन से जनरे में है, सोलिलिकी, एन असाइड, ए डायलॉग या ए ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो डेट इज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग। ए ड्रामेटिक मोनोलॉग में केवल एक सिंगल स्पीकर होता है, क्रिटिकल मोमेंट पर वो दूसरे को एड्रेस करता है, उससे बातें करता है। बातें क्या करता है, मतलब वो अपनी अपनी ही कहता है, दूसरा नहीं सुनता। और ड्रामेटिक मोनोलॉग के जो मेन राइटर है डेट इज़ रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने बहुत सारे ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखे हैं। एनेक्साइटी ऑफ इन्फ्लुएंस। एनेक्साइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, ये टर्म किसने कॉइन की थी, एनेक्साइटी ऑफ इन्फ्लुएंस। तो इसके ऑप्शन हैं लायनल ट्रेलिंग ने, हैरोल्ड ब्लूम ने, क्लिंथ ब्रुक्स ने या डेरिडा ने। तो ये की थी हैरोल्ड ब्लूम ने। ये थ्योरी, ये जो द एनेक्साइटी ऑफ इन्फ्लुएंस है, ये एक थ्योरी है ऑफ पोएट्री की, इज ए बुक बाय हैरोल्ड ब्लूम। 1973 में ये पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट, पैराडॉक्स एंड टेंशंस आर क्रिटिकल टर्म्स प्रमोटेड बाय। पैराडॉक्स और टेंशंस ये कुछ क्रिटिकल टर्म्स है, ये किसने प्रमोट की थी, तो ये प्रमोट की गई थी टेट एंड ब्रुक्स के द्वारा। अकॉर्डिंग टू कॉलरिज, व्हाट इट इज डिसॉल्व्स, डिफ्यूजेस, dissipates in order to recreate and to unify। मतलब कि कॉलरिज के अकॉर्डिंग व्हाट इट इज डिसॉल्व्स, जो डिसॉल्व्स है, डिफ्यूजेस है, डिसिपेट्स है, इन ऑर्डर टू रिक्रिएट, किसको रिक्रिएट करने की, एंड टू यूनिफाई, तो डेट इज सेकेंडरी इमेजिनेशन। सेकेंडरी इमेजिनेशन जो है इसको ऐसे डिस्क्राइब किया गया है एज ए पावर डेट, जो कि डिसॉल्व हो जाते हैं, डिफ्यूजेस हो जाते हैं, डिसिपेट्स हो जाती है इन ऑर्डर टू रिक्रिएट। द सोल ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इज, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल सोल ऑफ ट्रेजेडी क्या है, सोल ऑफ ट्रेजेडी है प्लॉट। द डॉक्टर जॉनसन्स ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वाज पब्लिश्ड। अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, ये कब पब्लिश हुई थी डॉक्टर जॉनसन्स की, तो ये पब्लिश हुई थी 1755 में, 15 अप्रैल 1755 को सैमुअल जॉनसन ने ये लिखी थी, ये एक डिक्शनरी थी। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द ग्रुप द यूनिवर्सिटी विट। इनमें से कौन सा मेंबर यूनिवर्सिटी विट का नहीं है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है यूनिवर्सिटी विट के बारे में। यूनिवर्सिटी विट पर भी जो है वीडियो बनी हुई है, कौन कौन से पॉइंट उसमें जो है शामिल थे और किसने जो है कहाँ से एजुकेशन ली थी, ये सब जो है उसमें बताया गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी विट में इनमें से नहीं थे, डेट वॉज बेन जॉनसन। बेन जॉनसन यूनिवर्सिटी विट में नहीं थे। Which of the following feminist critics used the term gynocriticism for the first time? gynocriticism सबसे पहले किसने यूज़ की थी, तो ये हम पढ़ चुके हैं ऊपर भी, एलन शोलेटर ने, एलन शोवेल्टर।